नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ आज बातचीत के लिए खास मेहमान हैं मुंबई से धनंजय कुमार जी। धनंजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज इनको आपके साथ इसलिए जोड़ रहा हूं। स्वागत है धनंजय जी आपका। आ, मित्रों, धनंजय जी को इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो नई गठबंधन सरकार बनी है, हालांकि गठबंधन सरकार पिछली दो सरकारें भी थी एनडीए की, लेकिन इस बार गठबंधन का पता वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चल रहा है कि गठबंधन की सरकार होती क्या है। और जो जो पावर सेंटर्स इस समय या जो पावर को संचालित करने वाले जो मुख्य केंद्र हैं, उनका संचालन मुख्य रूप से तीन जगहों से हो रहा है। एक तो तेलुगु देशम पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टनर है गठबंधन में, आंध्र प्रदेश की। दूसरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी। और तीसरा जो एक दबाव की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में एन केन प्रकारेण सरकार बना ली थी भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ करके। लेकिन अब वही जो टूटे हुए घटक दल हैं वो अब सरकार पर अपने ढंग का दबाव बना रहे हैं। और वही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, उसमें कुछ बयान आया है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम धनंजय जी से बात करेंगे कि धनंजय जी किस तरह से महाराष्ट्र अब केंद्र की सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या है, आप आगे चल करके इसका क्या परिणाम देख रहे हैं, किस तरह से इसकी राजनीति को देख रहे हैं आप। देखिए, महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है। सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना है, ज्यादा वक्त नहीं है, बरसात के बाद तुरंत शुरू हो जाए। और जो परिणाम आए हैं लोकसभा में, सबसे बुरे परिणाम कहा जाए कि बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी के आज नेता उन्होंने बयान दिया है कि शिवसेना के लिए अभी भी मौका है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए। उनके रिजल्ट खराब आए हैं, वो आ जाएं, वो गलत जगह चले गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप बतलाइए, कहा उन्होंने कि पिछली बार जब साथ में लड़े थे तो 18 सीटें मिली थी। वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि उनको 23 सीटें मिली थी। 23 सीटें मिली थी और 9 पर आ गए। और जो 18 सीटें मिली थी वो अगर 9 पे आ गया तो उसको कह रहे हैं कि आप कहाँ चले गए हो। तो मूलतः हुआ ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने रिवाइव किया है, 14 सीटें उसको एक तरह से समझिए आ गई, 13 सीटें उसकी अपने पंजे पे, और एक और जो अलग होकर के लड़े थे, निर्दलीय होकर के कांग्रेस के ही नेता थे सांगली से, वो आ गए तो 14 सीटें हो गई। तो जो पार्टी एक सीट पर थी वो 14 सीटों पर आ गई। जो पार्टी 23 सीटों पे थी वो 9 सीट पर आ गई, बीजेपी। तो अब बतलाइए, घबराहट तो होगी। अब बीजेपी के साथ जो दल गए थे, खास करके अजित पवार गुट की परेशानी ये हो गई कि शरद पवार जी को माना जा रहा था कि अब चुक गए, बूढ़े हो गए, अजित पवार ने कहा। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता रेट जी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अगर किसी का है तो शरद पवार का, 80%। जी हाँ। 10 उम्मीदवार खड़े किए थे, 8 जीत गए। हम्म। अजित पवार गुट ने 4 खड़े किए थे, 1 जीते, वो भी अपने दम पे। अजित पवार का योगदान उसमें नहीं है। जी। तो एक 25% सफलता, एक तरफ 80% सफलता। हम्म। तो जाहिर है जो अजित पवार गुट के जो विधायक हैं, जो बड़े संख्या में आए थे सत्ता के लालच में, उनको अब लग रहा है कि अरे सत्ता हमारी छीन जाएगी और शरद पवार के यहाँ जाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही सिंधे गुट जो 16-17 सीटों, 15-16 सीटों पे लड़ी, उसको 7 सीटें आई। उनको लग रहा है कि अगर यहीं रहे तो हमारी सरकार तो नहीं बनने वाली। तो ये बेसिकली घबराहट में है, और इस घबराहट में असर ये हो रहा है कि वो केंद्र सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि ये घबराहट में अगर ये फिर शिफ्ट हो जाते हैं तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी पे ये दबाव जरा बनाना चाहते हैं केंद्र नेतृत्व पे कि अगर हमको साथ रखना चाहते हो तो आप हमको जगह दो, हमको सीटें दो। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि इनकी हैसियत क्या है। तो बीजेपी अब उसकी हालत जो है साफ छुछुंदर वाली हो गई जी। महाराष्ट्र में। को हम्म। समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या, कैसे बचाए पार्टी। अब उसके लिए उद्धव ठाकरे सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हम्म। तो उद्धव ठाकरे पे डोरे डाल रही है। अब अगर उद्धव ठाकरे पे डोरे डालना है तो शिंदे गुट को नीचे करना पड़ेगा। बिना शिंदे गुट को नीचे किए हुए उद्धव ठाकरे आने वाले नहीं है। तो हम्म। ये कुल मिलाकर के कहानी ये है कि जो अभी विधानसभा चुनाव होना है, वो लोकसभा के जो परिणाम आए हैं वो भयभीत कर रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी के साथ जो दोनों गुट है, शिंदे गुट और हम्म। अजीत गुट।
जी। तो एक धनंजय जी, एक किसमें एक बात जो अभी आपने कही कि डोरे डाल रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट पर, तो क्या ऐसी कुछ संकेत मिल रहे होंगे उनको, या कुछ उनको दिखाई पड़ा होगा, उम्मीद जगी होगी? तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि उद्धव ठाकरे इतना सब कुछ होने के बावजूद अपना पाला बदल सकते हैं? क्या उनको कोई राजनीतिक लाभ उसमें दिखेगा क्या? देखिए, उद्धव ठाकरे जो है, एक तो आप समझ लीजिए, आपने उनकी राजनीति को देखा है, जो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे, और जब उनको लगा कि हमारी सरकार अल्पमत में आ गई है, खुद इस्तीफा देके चल दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो हम सरकार को रिवाइव कर सकते थे, जी। लेकिन स्वतः ही चले गए इस्तीफा देकर के, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म। इतनी सारी बदमाशियां उनके साथ हुई, शिवसेना को तोड़ने की, खत्म करने की तमाम कोशिशें हुई। हम्म। शिवसेना को बीजेपी ने खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ से बीजेपी ने कोशिश की, पूरा केंद्रीय ताकत लग गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में पता चला कि शिवसेना खत्म नहीं हुई है। जी। और शिवसेना का जो चरित्र है, अगर बाला साहब ठाकरे को देखिए, तो आपको याद होगा, अगर बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, तो सारे बीजेपी के नेता भाग गए थे कि हम नहीं तोड़ने में थे, भीड़ हम्म। ने तोड़ दिया। लेकिन बाल ठाकरे ने उस वक्त कहा था कि अगर किसी ने तोड़ा है तो हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। ये हम्म। साहस किया था। और बाल ठाकरे जाने ही इसलिए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये उद्धव ठाकरे जो है, वो बाल ठाकरे के बेटे हैं, और उद्धव ठाकरे भी झुकने वाले नहीं है। हम्म। उन्होंने जो राजनीति की है, जो सच्ची राजनीति होती है, वो राजनीति की है। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की, एक छवि खराब हुई। आप देखिए, दोनों पार्टियां जो है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी, दोनों का संबंध मराठी अस्मिता से है। बीजेपी ने मराठी अस्मिता को धक्का पहुंचाया है, हम्म। और इसका खामियाजा उनको विधानसभा में भी पूरी तरह भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी इस बात से डरी हुई है और वो कर रही, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता। हालांकि कहते हैं राजनीति में हर चीज संभव है, जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते हैं, राजनीति अपनी शर्तों पर करते हैं। हम्म। उसमें से उद्धव ठाकरे एक है, जो राजनीति अपनी शर्तों पर करेगी। जी। अच्छा, एक चीज ये बताएं धनंजय जी कि ये जो अजीत पवार हों, चाहे उनके अपने नेता ये प्रफुल्ल पटेल हों, ये सारे लोग अपने दाग तो धुलवा चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल का तो जो पैसा ऐसा जब्त किया गया था वो भी सुनते हैं मिल गया। तो क्या इन अब उनको अब इस सरकार पर अगर वो दबाव बनाते हैं तो क्या दोबारा उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती? या अब वो बेखौफ हो गए हैं कि अब अल्पमत की सरकार इस तरह के कदम नहीं उठा पाएगी? देखिए, जब तिनका लगने से चोर डर जाता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, उससे चोर पकड़ा जाता है। तो ये तो बड़ा पैसा है भाई। हम्म। प्रधानमंत्री बोल रहा है, फलाना बोल रहा है, मीडिया में है, इधर है, नहीं है, तो आप जानते हैं मीडिया किस तरह से बर्ताव कर रहा है। मीडिया का रोल है, जो सरकार ने कहा है उसको और जोर शोर से उछाल करके आगे पहुंचाना है। यही मीडिया का काम रह गया, जिसको आज की तारीख में मीडिया कर रहा है। तो आरोप लगेगा तो कोर्ट में किस तरह से सुनवाई होती है, कोर्ट में किस तरह से काम होता है, आप सब जानते हैं। तो ये अब अभी उनको बचा तो दिया गया है, लेकिन फाइनली क्या होता है कि देखिए, अभी कितना भी कह लीजिए, जो सरकार है केंद्र की, अब वो ताकत उनके पास नहीं है, बहुमत उनके पास नहीं है। जो मन चाहे वो कर सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और यहाँ जो स्थिति है महाराष्ट्र में, इनको पता है कि अगर इनके साथ रहेंगे तो निबट जाएंगे। तो हमको जो है अपनी ताकत बनाना है, जेल भेजना है, भेजो, देखा जाएगा, फिर तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप कब तक डराएंगे, कब तक डरेगा कोई आदमी? ब्लैकमेल अगर कोई किसी को कर रहा है, तो कितने दिन ब्लैकमेल करोगे? और फिर एक, अब जिस तरह से बीजेपी ने सरकार 10 साल चली है बीजेपी की, जिसको कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी, उस तरह से सरकार चलाई है। तो वो तो सब कुछ सीखेंगे ना, वो तो दूसरे भी करेंगे ना, चोरी और सीना जोरी। तो इसलिए कई उदाहरण आपके सामने है। जी। एक बस आखिरी सवाल, छोटा सा संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि आपको आगामी भविष्य क्या दिखाई पड़ता है प्रधानमंत्री को? जो एनडीए के तहत ये दो पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, इनसे सपोर्ट मिलता रहेगा या फिर सपोर्ट कहीं और भी जा सकता है? देखिए, अजीत पवार गुट के लिए तो कहा जा सकता है कि वापस शरद पवार में हाथ पैर जोड़ के पहुंच जाए। शिंदे गुट के कुछ लोग उधर उधर वापस आ सकते हैं, लेकिन शिंदे जी का खुद का भविष्य जो है, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। जी। उनकी मजबूरी है कि वो अपने बेटे को चाहे बीजेपी में शामिल करा दे, या जो करे, या हम्म। पार्टी बना के रखे। लेकिन पार्टी कब तक बना के रखेंगे, ये है चिंता। तो मुझे लगता है कि दिक्कत है, कुछ सांसद हो सकता है इधर आ जाए, विधायक टूट करके इधर आ जाए, क्योंकि बहुत लोग हारे हैं।
हम्म। ठीक है धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।